दोस्तों कल सुबह अर्ली मॉर्निंग इजराइल ने फाइनली जवाब दिया उस मिसाइल और ड्रोन अटैक का जो ईरान ने उसकी सरजमीन पर किया था ऑन 13 अप्रैल। इजराइल पर ईरान का जो अटैक था वो दरअसल एक रिटेलिएशन थी उस अटैक के अगेंस्ट में जो 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पर किया था इन डमास्कस। इस अटैक में 2 सीनियर ईरानी जनरल्स मारे गए थे। जो इजराइल ने कल अटैक किया है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ है इस्फहान में, जो ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंट्रल प्रोविंस है। वो इसलिए क्योंकि इस्फहान में एक बहुत बड़ी एयर बेस है, एक मेजर मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस्फहान ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बाय द वे नो मेजर डैमेज और कैजुअलिटी वाज रिपोर्टेड। लेकिन सवाल यह है कि मैं आज आपसे ईरान और इजराइल की बातें क्यों कर रहा हूं। एज अ पाकिस्तानी हमारे मसाइल कम है जो अब हम ईरान और इजराइल के ऊपर अपनी एनर्जी लगाएं। देखें दोस्तों, यही है हमारी आज की वीडियो की पहली लर्निंग। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, ये एक बहुत ही हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है जिसमें किसी भी एक मुल्क के इंटरेस्ट पूरी दुनिया से जुड़े होते हैं। आज की दुनिया में पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी बुनियादी तौर पर 2 वजूहात हैं। पहली है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है। पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट एट द क्रॉस रोड्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये जो हमारा खित्ता है ना, जिसमें चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान शामिल है, यहां पर दुनिया की तकरीबन 35 से 40% आबादी रहती है। और इसी खित्ते में दुनिया की 2 बड़ी ताकतें, 2 बड़ी इकोनॉमीज मौजूद हैं, जिसमें पहली है चाइना और दूसरी है इंडिया। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एस्पायर करता है, जिसकी ख्वाहिश है कि वो एक डेवलप्ड मुल्क बन जाए, उसे एक हाई इनकम मुल्क में क्लासिफाई किया जाए। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स भी वॉलेटाइल हैं, सेंसिटिव हैं, हसास हैं, और हमारा ईस्टर्न बॉर्डर भी इंडिया की वजह से काफी न्यूज में रहता है। हमारे इस खित्ते में चाइना का भी इंटरेस्ट है, रशिया का भी, एंड ऑफ कोर्स यूएस का भी। लिहाजा इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान बेसिकली एक इंपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क है और हमारे इंपोर्ट बिल का सबसे मेजर हिस्सा है ऑयल इंपोर्ट, जिसकी बेसिस पर मुल्क का पहिया चलता है। और इस ऑयल का गढ़ है मिडिल ईस्ट। और ये जो दोनों मुल्क है ना, ईरान और इजराइल, ये इस खित्ते की अहम तरीन रियासतें हैं। ईरान हमारा इमीडिएट नेबर है और हमसाये के बारे में जानकारी रखना तो बहुत अहम होता है। मोरओवर ईरान ऐसा पंगेबाज मुल्क है कि इस साल 16 जनवरी को उसने पाकिस्तान के पंजगुर डिस्ट्रिक्ट, जो बलूचिस्तान में मौजूद है, वहां पर भी अटैक किया था, जिसमें 2 मासूम बच्चे मारे गए थे। सो व्हाट डज ईरान एक्चुअली वांट? ईरान आखिर चाहता क्या है? अमेरिका से पंगा, सऊदी अरेबिया से पंगा, इजराइल से पंगा, ऑलमोस्ट पूरे वेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट, और अब पाकिस्तान से भी वो भिड़ना चाहता है। इसका जवाब मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। पहले ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। सो दोस्तों, आपको पता है कि मैंने हमेशा आपको ये बात समझाई है और सिखाई है कि इस तरह के इश्यूज को सही तरह समझने के लिए आपको सबसे पहले ज्योग्राफी समझनी होती है। सो पहले वर्ल्ड मैप पे इन दोनों मुल्कों को लोकेट कर लेते हैं। ये है ईरान। एज यू कैन सी, ये पाकिस्तान के मगरिब यानी वेस्ट में है और बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसका टोटल एरिया 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। सो ये पाकिस्तान के तकरीबन 2 गुना मुल्क है। ईरान के वेस्ट में है इराक, इराक के वेस्ट में है जॉर्डन, और जॉर्डन के वेस्ट में है छोटा सा इजराइल। ईरान और इजराइल के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो सिर्फ 1000 किलोमीटर का है। फासला तो सिर्फ 1000 किलोमीटर का है, लेकिन नजरिए का फासला लाखों मील का है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 1948 में ईरान दूसरा बड़ा एक मुस्लिम मेजॉरिटी का मुल्क था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, विद द फर्स्ट वन बीइंग टर्की। 1950s में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन ने अरब स्टेट्स के साथ एक बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए पेरिफेरी डॉक्ट्रिन को प्रमोट किया। इस डॉक्ट्रिन के तहत इजराइल ने एथियोपिया, टर्की और ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। लेकिन हालात बदलना शुरू हुए इन द ईयर 1951, जब मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने। मुसद्दिक ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, जिसके ऊपर ब्रिटेन की मोनोपोली थी। इसके अलावा उसने इजराइल से ताल्लुकात को भी खत्म किया। उसकी वजह यह थी कि उसे लगता था कि इस रिलेशनशिप से ईरान की बजाय वेस्ट को ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन वक्त फिर बदला।
इन द ईयर 1953, जब एक अमेरिकन बैक्ड मिलिट्री कू की वजह से मुसद्दिक की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा दिया गया। Crown Prince Abdullah greets the Shah as he lands at Baghdad airport after a 7-hour flight from Rome. Meanwhile, in Tehran itself, all stood ready to welcome the return of the Shah after the dramatic development in events which first compelled him to flee and then led to a royalist coup d'etat in which Mossadegh was arrested. मुसद्दिक के बाद शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रजा पहलवी को पावर में वापस बिठा दिया गया। यही वो दौर था जब इजराइल ने तेहरान में अपनी एम्बेसी को एस्टैब्लिश किया। दोनों मुल्कों ने अपने एम्बेसडर्स एक दूसरे के मुल्क भेजे, ट्रेड करना शुरू की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखते ही देखते ईरान इजराइल का बहुत बड़ा ऑयल प्रोवाइडर बन गया। इनफैक्ट ईरान और इजराइल के दरमियान कमाल की मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन थी। यहां तक कि ईरान की जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस है उसको मोसाद ने ट्रेन किया। लेकिन ऑल ऑफ दिस चेंज्ड अगेन इन द ईयर 1979, जब एक इनकलाब के जरिए शाह ऑफ ईरान को हटा दिया गया और एक नई स्टेट का कयाम हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब जब स्टेट नहीं तो फिर आइडियोलॉजी, नजरिया कैसे पुराना हो सकता है? आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जो इस रेवोल्यूशन के लीडर थे, उनका नजरिया वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ था। यही वजह है कि उनके आते ही ईरान में इजराइल को लिटिल सेटन यानी कि छोटा शैतान कहा जाने लगा, विद द ग्रेट वन बीइंग यूएस। इजराइल के साथ सब डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सप्रेस कर दिया गया, फ्लाइट रूट्स कैंसिल हो गए, ट्रैवल बैन हो गया और जो इजराइल की एम्बेसी थी तेहरान में उसको पैलेस्टाइन एम्बेसी बना दिया गया। खुमैनी ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया। उसने जो ये फलस्तीन का इशू है ना, उसको एक अरब नेशनलिस्ट कॉज की बजाय एक इस्लामिक कॉज में ट्रांसफॉर्म कर दिया और ईरान को उसका चैंपियन बना दिया। ऐसे इनिशिएटिव से ईरान दो मकासद अचीव करना चाहता था। पहला ये कि वो इस खित्ते में अपने लीडरशिप क्रेडेंशियल्स को एस्टैब्लिश करना चाहता था वीज़-वीज़ सऊदी अरेबिया। इसके ऊपर आगे चलकर भी बात करते हैं। दूसरा ये कि वो अरब स्टेट्स जिनकी अलाइनमेंट यूएस के साथ थी, जो यूएस के एलाइज थे, दोस्त थे, उनको ईरान डिफेंसिव पर डालना चाहता था। इसके बाद दोनों मुल्कों में एक शैडो वॉर का आगाज हुआ, जिसके तहत इस रीजन में दोनों मुल्कों ने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए अपनी पावर को एक्सटेंड करना शुरू किया। ईरान ने इजराइल को काउंटर करने के लिए एक यूनिक रेजिस्टेंस एक्सेस की स्ट्रैटेजी बनाई। जिसके तहत उसने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाया पॉलिटिकल और आर्म्ड ग्रुप्स का अलग अलग अरब कंट्रीज में। ईरान ने हमास को सपोर्ट करना शुरू किया इजराइल के अगेंस्ट इन गाजा। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया। यमन के अंदर होतीज के जरिए इजराइल को काउंटर करने की कोशिश की। इसके अलावा इराक, सीरिया और बहरेन में अलग अलग आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया। दूसरी तरफ इजराइल ने सपोर्ट करना शुरू किया उन ग्रुप्स को जो ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। इनमें शामिल हैं मुजाहिदीन खल्क, कुछ सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी बेस सिस्तान और ईरान के बलोचिस्तान प्रोविंस में है, और कुछ कर्डिश आर्म्ड ग्रुप्स विच आर बेस्ड इन इराक। इसके अलावा ईरान के खिलाफ इजराइल के पास जो सबसे बड़ी पावर है, जो उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इजराइल और यूएस के दरमियान एक अजीबोगरीब दोस्ती है। मेरे ख्याल में दुनिया में कोई दो मुल्क इतने करीब नहीं है जितने यूएस और इजराइल हैं। ये दोनों हमेशा शेयर्ड वैल्यूज की बात करते हैं। इन दोनों के दरमियान अनबिलीवेबल कोऑपरेशन है। इनफैक्ट पिछले 70 सालों में यूएस ने किसी भी मुल्क को सबसे ज्यादा एड दी है वो है इजराइल। इस एड का सबसे बड़ा हिस्सा जाता है इजरायली मिलिट्री को पावर करने में, जिसके पास शायद इस खित्ते में सबसे मॉडर्न मिलिट्री है। एयर पावर की बात करें तो इजराइल की क्लियर लीड है ईरान से। इजराइल के पास 612 फाइटर जेट्स हैं, जबकि ईरान के पास 550। और ये जो 550 है ना, ये भी कोई मैच नहीं है जो पावर इजराइल के पास है, क्योंकि सैंक्शंस यानी पाबंदियां होने की वजह से ईरान अपने फ्लीट को रिन्यू नहीं कर सका। जबकि दूसरी तरफ इजराइल के पास है यूएस के मॉडर्न फाइटर जेट्स। इसके अलावा इजराइल की डिफेंस कैपेबिलिटी इज सेकंड टू नन। उसका मुजाहरा तब हुआ जब ईरान ने 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए इजराइल पर अटैक किया, जिसमें इजराइल की तरफ से ऑलमोस्ट 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को डिफ्यूज कर दिया गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन आयरन शील्ड। यूएस जो इजराइल को इतना सपोर्ट करता है, इसके पीछे यूएस की आवाम का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ज्यादातर जो अमेरिकन हैं वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जिनके ईमान का ये हिस्सा है कि ज्यूज आर द चोजन वंस,
ये वो वाहिद कौम है जिसको खुदा ने उनका मुल्क, उनका लैंड, उनकी जमीन प्रॉमिस की है। इसके अलावा यूएस के अपने भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इजराइल में, अगेन ड्यू टू इट्स लोकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मिडिल ईस्ट का खित्ता है ना, दिस इज ऑयल रिच, और यहां पर बैलेंस ऑफ पावर को अपने फेवर में टिल्ट करना किसी भी मुल्क के लिए, स्पेशली अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए सुपर क्रिटिकल है। और इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो उसको इस क्वेस्ट में सपोर्ट कर सकता है। कमिंग बैक टू ईरान और इजराइल, तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक आइडियोलॉजिकल जंग है और इसी वजह से ये शैडो वॉर साला साल से कंटिन्यूड है, जिसमें हर कुछ अरसे बाद दोनों एक दूसरे की और सेंसिटिव फैसिलिटीज पर अटैक करते रहते हैं। कभी ये अटैक फिजिकल होता है थ्रू द यूज ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, और कभी साइबर वॉरफेयर भी होता है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनाई, उनका इजराइल के बारे में कहना है कि इट इज अ कैंसरस ट्यूमर दैट विल अनडाउटेडली बी अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। इजराइल का ये बिलीफ है कि ईरान उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जो उसको अपनी इन प्रॉक्सीज के जरिए, इस शैडो वॉर के जरिए हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। यही वजह है कि वो ईरान को ब्लेम करता है कि उसने सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए हैं जो वो इजराइल के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। सो माय डियर बुक बडीज, ये है इस कॉन्फ्लिक्ट की तारीख, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। इस पूरे इशू के, ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा खित्ता है, रीजन है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी थीम्स हैं जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि ये जो हमारा मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ बातों की हद तक है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इजराइल पिछले 6 महीने से तकरीबन 32,000 फलस्तीनियों को मार चुका है, जिनमें कई हजार बच्चे शामिल हैं, औरतें शामिल हैं। अस्पतालों के ऊपर बमबारी की गई है, पूरे शहर मिटा दिए गए हैं। लेकिन जब ये सारे मसखरे जमा हुए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, तो किसी की जुर्रत नहीं हुई कि एक स्टेटमेंट इशू कर दे इजराइल के खिलाफ। ये हाल है आपकी आज की मुस्लिम उम्मा का। सो एज अ पाकिस्तानी हम लोग ये जो प्राइड फील करते हैं ना कि हम लोग मुस्लिम उम्मा का हिस्सा हैं, मुसलमान सब एक हैं, ये सब एक ड्रामेबाजी है। अगर एक उम्मा का हिस्सा होते तो गाजा में इस तरह की एट्रोसिटीज हो रही होती। किस बेदर्दी से इजराइल बमबारी पे बमबारी करता जा रहा है, लेकिन कोई उसे पूछने वाला नहीं है। एक और आपका मैं मिथ बस्ट कर दूं कि अगर आपको लगता है ना कि ईरान ने गाजा का रिवेंज लेने के लिए ये अटैक किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अटैक दरअसल उसी शैडो वॉर की एक कड़ी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इट हैज नथिंग टू डू विद गाजा। सो ईरान के साथ आपको ये जो हमदर्दियां हो रही है ना, इसको भी होल्ड कर लें, क्योंकि वक्त आने पर वो पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा आगे बात करता हूं। अगली थीम जो आपने समझनी है वो है हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट, यानी कि मगरिब का दोगलापन। 30,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं गाजा में, और मगरिब जो ह्यूमैनिटी का बड़ा चैंपियन बनता है उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। यूनाइटेड नेशन जो अपने आप को एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन कहता है कि वी स्टैंड फॉर वर्ल्ड पीस, उसकी जरूरत नहीं है कि इस पूरी चीज को वीटो कर सके। इजराइल एक 9 मिलियन की आबादी का मुल्क, कराची के सिर्फ आप 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में ला लेना तो उनकी पॉपुलेशन इजराइल से ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद इस छोटे से मुल्क ने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। सो ये जो गाजा पर बमबारी है, ये दरअसल वेस्ट का बहुत बड़ा फेलियर है। अगली जो 2-3 बातें हैं वो ईरान से रिलेटेड हैं। देखिए, सवाल ये है कि ईरान हर जगह पंगा लेकर क्यों बैठा हुआ है? व्हाट डज इट एक्चुअली वांट? तो दोस्तों, इसके पीछे है एक हिस्टोरिकल नॉस्टैल्जिया। देखिए, ये जो प्रेजेंट डे ईरान है ना, ये एक वक्त में ग्रेट पर्शियन सिविलाइजेशन का हिस्सा था। इस पर्शियन सिविलाइजेशन में उस वक्त तकरीबन 5 करोड़ लोग रहते थे, जो पूरी दुनिया की कुल आबादी का 50% थे। सो पर्शियन सिविलाइजेशन हैड अ ग्लोरियस पास्ट। ईरान इसी ग्लोरियस पास्ट के लव अफेयर में मुब्तला है, और वो चाहता है कि जो ग्रेटनेस पर्शियन सिविलाइजेशन की थी वो आज ईरान की हो और ग्लोबल अफेयर्स में उसकी एक स्टैंडिंग हो। दूसरी वजह ईरान के इन कॉन्फ्लिक्ट्स की है मिडिल ईस्ट डोमिनेंस, यानी कि मशरक़े वुस्ता में गलबा। ईरान इस रीजन को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन इस रीजन में उसका सबसे बड़ा काउंटर पार्ट है सऊदी अरेबिया।
यहां पर मैं इस मसले की एक और शायद सबसे इंपॉर्टेंट थीम इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, और वो है शिया वर्सेस सुन्नी। देखें, ये बात याद रखें कि ईरान एक शिया स्टेट है और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी स्टेट, और शिया और सुन्नी के दरमियान जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो है खिलाफत का। वेरी सिंपली, शिया ये मानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हजरत अली को अपना सक्सेसर बनाया था, लिहाजा खिलाफत का हक आले मोहम्मद को है। जबकि दूसरी तरफ सुन्नीस का बिलीफ इससे मुख्तलिफ है। सुन्नीस के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा थे। इसके बारे में लेस्ली हेजल्टन ने अपनी मशहूर जमाना किताब आफ्टर द प्रॉफिट में एक कमाल की लाइन लिखी है, द सुन्नीस बिलीव इन हिस्ट्री एज इट हैपेंड while the Shias believe in how it should have happened. So ईरान की ये जो तिलमिलाहट है ना, इसकी नींव में, इसकी फाउंडेशन में, इसकी बुनियादों में वो थॉट है कि शियाज आर द नेचुरल लीडर ऑफ मुस्लिम्स, और इसी वजह से वो इस इलाके में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। एक अच्छी बात ईरान के बारे में यह है कि इतनी ज्यादा सैंक्शंस होने की वजह से वो एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी बन गई है, एंड दे हैव लर्न टू लिव विद दीज सैंक्शंस। अब आखिरी सवाल ये कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा या यहीं पर दम तोड़ देगा? इज दिस द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वर्ल्ड वॉर? देखिए, सो फार मेरा ये एनालिसिस कहता है कि ये बात इससे आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मे बी ईरान रिटेलिएट करे, लेकिन वो इतने मैसिव स्केल पर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि द स्टेक्स आर टू हाई इन दिस रीजन, और अगर ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर होती है देन द होल एरिया विल बी ऑन फायर। और याद रखें कि पूरी दुनिया की सलामती इस मिडिल ईस्ट के ऑयल से जुड़ी हुई है। दुनिया का 31% ऑयल मिडिल ईस्ट से निकलता है, और अगर ये जंग होती है देन ऑयल प्राइसेस विल गो थ्रू द रूफ, और एक ऐसी कैलेमिटी होगी जिसको शायद कोई संभाल नहीं सकेगा। ऑयल आखिर पूरी दुनिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑयल और पावर का क्या ताल्लुक है? अगर इस बात को आप समझना चाहते हैं ना, तो इस किताब को आपने जरूर पढ़ना है, द प्राइज। इसको लिखा था डैनियल यर्गिन ने। इट्स वन फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ हाउ ऑयल, पावर एंड वेल्थ आर कनेक्टेड। आखिर में पाकिस्तान के लिए मैसेज ये कि हमें किसी भी किस्म की बेवकूफी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ गाजा। हम लोग फलस्तीनियों के साथ हैं, हम लोग फलस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं, एंड वी आर अगेंस्ट इजराइल व्हेन इट कम्स टू गाजा एंड पैलेस्टाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस जंग का हिस्सा बने और ईरान को किसी भी किस्म की सपोर्ट दें। वी हैव टू स्टे न्यूट्रल इन दिस, क्योंकि ईरान ये जंग गाजा के लिए नहीं बल्कि अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, एंड वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट अबाउट इट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.